तो जो इम्पोर्टेंस यहाँ पहला था वो ये था कि एटम की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन यहाँ बोर मॉडल ने किया, क्योंकि रुदरफोर्ड के मॉडल ने जैसे कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को इमिट करता है और धीरे धीरे उसकी एनर्जी लूज होती जाती है, और एक पर्टिकुलर समय ऐसा आता है जब वो इलेक्ट्रॉन जो है उसको कहाँ चला जाना चाहिए, उसको न्यूक्लियस जो यहाँ है सेंटर में वहां पर आ जाना चाहिए, जिससे उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं हो रही थी। लेकिन इन्होंने बोर मॉडल में क्या कहा कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में रोटेट होते रह मतलब घूमते रहते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन था जो बोर ने अपनी थ्योरी में दिया। दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या था कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का, जैसे हम बात कर रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और उसके बाद में हायर एनर्जी शेल्स में जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो कुछ इस तरह का लगातार अगर कॉन्टिन्यूस एनर्जी इमिट करता रहेगा तो एक बैंड जो हमें मिलेगा, एक कॉन्टिन्यूस बैंड स्पेक्ट्रम हमें मिलना चाहिए था इस तरह का। लेकिन जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम मिला, लाइन स्पेक्ट्रम मिला। ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है, और ये जो स्पेक्ट्रम है ये लाइन स्पेक्ट्रम है। तो इस तरह का लाइन स्पेक्ट्रम जो मिला, तो उसको भी इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हायर एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक्साइट हो जाता है, तो जब एनर्जी एमिट करता है लोअर एनर्जी में जब आता है, तो वो जो एनर्जी जंप है, चाहे वो फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में गया हो या फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में गया हो या फोर्थ सेल में गया हो, और फिर वापस जब एनर्जी इमिट करता हो अपने नेटिव सेल में या अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो डेफिनेट वेवलेंथ और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है उस तरह की लाइट को या उस तरह की रेडिएशंस को इमिट करता हुआ वापस आता है। तो अगर हम ऐसा माने कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, और ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, ये हमारा सेकंड ऑर्बिट है, और एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पर है और एक यहाँ पर है, तो इसकी एनर्जी हम मानते हैं E1 और इसकी एनर्जी हम मानते हैं E2, और इसने यहाँ पर एनर्जी लेकर के जंप किया और E1 से E2 पर आ गया। और जब ये E2 तक आ जाएगा या इस E2 एनर्जी वाले ऑर्बिट में आ जाएगा, तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट होगी, और ये एक्साइटेड स्टेट बहुत कम समय के लिए होती है, आप सब जानते हैं। और अपनी एनर्जी को इमिट करता हुआ ये वापस क्या करेगा, ये वापस इस E1 एनर्जी के ऑर्बिट में वापस आ जाएगा, और ये जो एनर्जी इमिट हुई है इसी का जो स्पेक्ट्रम है वो हमें ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो अगर हम इस एनर्जी में डिफरेंस देखें कि जो हमारा एनर्जी लेवल है इसमें जो डिफरेंस है वो क्या हुआ, वो हुआ E2 जो हायर एनर्जी स्टेट का एनर्जी है वहां से एनर्जी इमिट कर रहा है और E1 में आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास में एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा, और ये एनर्जी डिफरेंस होता है h न्यू के इक्वल। ठीक है। और अगर आप वाकई देखना चाहें कि एनर्जी E1 की कितनी थी और E2 की एनर्जी कितनी थी, तो इससे पहले आपने जो मैंने आपको अलग अलग एनर्जी ऑर्बिट्स में या लेवल्स में जो एनर्जी बताई थी, वो मैंने बताई थी कि एनर्जी जो होती है उसको हम बोलेंगे वो होती है आपकी 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर n स्क्वायर। ये हमारे पास में एनर्जी का वैल्यू है। तो E1 के लिए अलग हो जाएगा और E2 के लिए अलग हो जाएगा। तो E2 के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पर N2 का स्क्वायर मान लेते हैं, और जो हमारे पास में E1 है उसकी एनर्जी हो जाएगी आपके पास टू, ये सब कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, उस इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, उसका चार्ज भी कांस्टेंट है, और वो जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल में है या जिस भी एटम का पार्ट है उसके जो z की जो वैल्यू है, एटॉमिक नंबर जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो h जो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। तो इन सब में ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, ये टर्म हमें कॉमन
टर्म मिलती है, ये वाली जो टर्म, दोनों ही उसमें। तो अगर मैंने यहाँ पर E1 माइनस E2 और ये आपका एच न्यू यहाँ पे, तो इस टर्म को आप बाहर ले लो। ये टर्म बाहर आते ही क्या हो जाएगी, ये टर्म बाहर आते ही हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, और यहाँ आपका ये हो जाएगा 1 अपॉन h2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h1 का स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है ये h, हेलो, हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? हेलो सर, आ रहा है। बेटा समझ में नहीं आई आपकी आवाज। गुड मॉर्निंग सर, मैं बोल रही हूँ कि क्लियर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ पा रहा है। क्लियर आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, क्लियर नहीं दिख रहा है। बेटा एक तो आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो मेरे पास आपकी आवाज जो आ रही है वो ब्रेक होकर के आ रही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कह रहे हो। सर मैं बोल रही हूँ कि क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? वो क्लियर इसलिए नहीं दिख हाँ रहा होगा जी। क्योंकि आपका नेटवर्क खराब आ रहा होगा। अगर नेटवर्क प्रॉपर नहीं है इस वजह से भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। आप मुझे बताओ क्या क्लियर नहीं हो रहा? -2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर द नहीं सर, ब्रैकेट। ये तो क्लियर है सर, जो इम्पोर्टेंस ऑफ इसकी बात समझ नहीं आ रहा। एटॉमिक मॉडल है क्या? हाँ, एटॉमिक मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल का इंपॉर्टेंस क्या है, जो एटॉमिक मॉडल बोर ने दिया था। जी सर, जी सर। एक्चुअली आप ने पुराना जो हमारा क्लासेस हैं, जो बैक में पहले क्लासेस हो चुकी हैं, वो क्लासेस आपने ली नहीं है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ये पता नहीं हो कि एनर्जी या जो रेडियस है या वेलोसिटी है, वो हमने बोर मॉडल में किस तरह से कैलकुलेट की थी या किस तरह से डिराइव की थी। ठीक है, तो उसके लिए गूगल क्लासरूम पर जब आप जाते हो तो वहां पर पिछली क्लासेस की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो सब रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल है। तो वो रिकॉर्डिंग्स आप देखिएगा, तो उसमें आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अब तक। ठीक है, गूगल पे सर कौन सा ऐप है? वो ऐप है गूगल क्लासरूम ऐप। और उस गूगल क्लासरूम ऐप पर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में, तो इधर राइट अपर कॉर्नर पर, ये आपका फोन है, यहाँ राइट अपर कॉर्नर पर एक प्लस का निशान आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो वो आपको शो करेगा ज्वाइन क्लास। अब ज्वाइन क्लास जब आप पर क्लिक करोगे तो मैंने व्हाट्सएप पर उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए एक जो पास कोड है, वो पास कोड मैंने वहां पर दिया हुआ है। और कल भी मैंने कुछ मैसेजेस बच्चों ने कहे थे, तो मैंने दोबारा से उसको सेंड किया था, और वो कोड वहां आपको जो डालना है वो है स्मॉल p 4 2 स्मॉल j स्मॉल r और q। ये कोड जब आप डालोगे तो आपका क्लास ज्वाइन हो जाएगा। और अब तक हमने आपकी क्लास के लिए जितने भी इंफॉर्मेशंस डाली हुई हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होंगी, वो वहां पर अवेलेबल है। तो हम कुछ रोज के जो क्लास के लिंक भेजते हैं, जो रिकॉर्डिंग के लिंक्स भेजते हैं, वो सब आपको इस गूगल क्लासरूम पर अवेलेबल है। ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। ओके। और जी सर। जब कुछ स्टडी मटेरियल भी मुझे कुछ देना होगा, कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करने होंगे, तो वो भी आपको उसी प्लेटफॉर्म पर, इस गूगल क्लासरूम ऐप के प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल हो जाएगा। तो जब तक आप इस बीएससी क्लास में रहोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तब तक का आपको पूरा मटेरियल जो है वो यहाँ अवेलेबल रहेगा। तो आप कभी भी उसको देख सकते हो, कभी भी उसमें से कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको दोबारा से देखना है, पढ़ना है, या कोई नोटिस देखना है,
वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जी सर। ओके। तो हम वापस आते हैं यहाँ। तो हमारा एक जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन हमारे पास में आ जाता है, और इस इक्वेशन को अगर आप देखो और ध्यान से, तो आपको पता है कि ये जो न्यू है, ये जो न्यू है, ये एच न्यू में से ये जो न्यू है, ये न्यू क्या है? तो ये न्यू को अगर आप देखो तो न्यू इक्वल्स टू, हमने बात की थी कि सी अपॉन लैम्बडा होता है। ठीक है ना? तो इस न्यू की वैल्यू यहां पर हम क्या कर सकते हैं, लैम्बडा लिख सकते हैं। और ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है इस रिडबर्ग कांस्टेंट की, ये आर इक्वल्स टू, इसको हम बोलते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है ना? और इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 109679 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैसी हो गया, मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा लिखता हूं। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कि ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हमारे पास में क्या, आर। ठीक है, इस पूरे को नहीं, इसको आर नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक टर्म की अभी कमी है। चलो, अभी इस इक्वेशन को आप ऐसा मानो कि मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर मैं इसको आपके लिए आगे ड्राइव करूंगा, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 जेड स्क्वायर ऑन एच स्क्वायर 1 अपॉन n2 का स्क्वायर एंड 1 अपॉन n1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो मैंने बात की है एच न्यू, इसमें न्यू की जगह आप क्या रखोगे, सी अपॉन लैम्बडा, सी अपॉन लैम्बडा, इसको आप यहां पर पुट कर दोगे। और एक चीज और यहां पर हम तुरंत ही अगर देखना चाहें या कहना चाहें, तो एक चीज और है कि वेव नंबर, मैंने आप लोगों को बताया ना, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और जो वेवलेंथ है, इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं हम या नहीं? Sir, we have discussed. हाँ, ओके, ताकि हाँ ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर क्या होता है और वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम सिंपली और आगे देखें तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास में h c अपॉन लैम्बडा, c अपॉन लैम्बडा। ये कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाती है। और इसको थोड़ा सा और आगे ड्राइव करें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज होगा। ये h जो है, दिस h, ये जो प्लांक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को आप इधर ले सकते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास में 2 पाई स्क्वायर एम ई रेज टू द पावर 4 जेड स्क्वायर, और ये एच क्यूब, ये एच स्क्वायर की जगह एच क्यूब हो जाएगा क्योंकि एक एच और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह की हो गई, ये स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्बडा। अब आपको एक चीज और पता होना, यहाँ पर जब आपने पढ़ा होगा कि वेव नंबर जो है वो क्या होता है, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसे हम बोलते हैं 1 अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसमें आप देखो 1 अपॉन लैम्बडा क्या है, अगर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, सी तो है ही, और 1 अपॉन लैम्बडा की जगह आप क्या लिख सकते हो, न्यू बार लिख सकते हो। तो ये इक्वेशन आपका इस तरह से हो गया 2 पाई स्क्वायर एम द पावर 4 जेड स्क्वायर एच क्यूब और 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। और ये जो c है,
इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी आप इधर लेकर के आ सकते हो यहाँ पे। तो जो न्यू बार, ये जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन है, ये कुछ इस तरह का हो जाता है 2π² me raised to the power 4 h² अपॉन n क्यूब, सॉरी ये यहाँ पर क्यूब है, मैंने स्क्वायर ही लिख दिया था, c और 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इक्वल्स टू न्यू बार। ये हमारे पास में आ गया इक्वेशन, ये न्यू बार का। अब ये जो न्यू बार, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, दिस वन, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में रिडबर्ग कांस्टेंट है। और इसी वजह से जब आप इक्वेशन पढ़ते हो तो वहां आप इक्वेशन देखते हो कि जो उसका वेव नंबर आता है वो ये आता है, स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ये इक्वेशन आप, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वेव नंबर की जो वैल्यू है वो आ जाती है। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से E2 से और E1 में या E3 से E1 में या E4 से E1 में किसी भी एनर्जी लेवल से जब अपने ग्राउंड स्टेट के एनर्जी लेवल में वो जो इलेक्ट्रॉन है वापस आएगा, तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की या एक पर्टिकुलर वेव नंबर की जो एनर्जी है उसको इमिट करता हुआ आएगा। ठीक है ना। और वो जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी या एनर्जी जिसमें भी आप उसको डिनोट कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर लाइन जो है वो आपको वहां पे देखने को मिलेगी। और यहाँ डिफरेंट एनर्जी लेवल से, जैसा कि हमें बार बार नहीं बनाता, मैं आपको यहाँ बताता हूं कि हाँ, ये जो हमें अलग अलग सीरीज मिल रही है, जैसे लाइमन सीरीज है कि वो n5 से लेकर के और n1 तक आ गया, या 4th ऑर्बिट से n1, या 3rd ऑर्बिट से n1 में, या 2nd ऑर्बिट से n1 में आया, तो ये जो सीरीज हमें मिलेगी या नंबर ऑफ लाइंस हमें जो मिलेंगी वो लाइमन सीरीज की है। इस तरह से अगर वो किसी हायर ऑर्बिट से और 2nd ऑर्बिट में आता है, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट से आए, है ना, वो अगर 2nd ऑर्बिट में आता है तो उसे हम बामर सीरीज की लाइंस बोलते हैं। इसी तरह से 3rd ऑर्बिट में अगर आता है किसी भी हायर ऑर्बिट से तो वो पार्शियन सीरीज का होता है। इसी तरह से ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये जो हमने इक्वेशन अभी ड्राइव किया था वो ये वाला था, है ना। तो बामर ने सबसे पहले इसको बताया था और फिर बाद में अलग अलग कुछ लोगों ने जो दूसरे जो लेवल्स थे, चाहे वो n1 हो या n3 हो, n की वैल्यू 4 हो, 5 हो, उनके लिए भी कुछ यहाँ पे सीरीज दी। और बामर ने क्यों पहले बताया था, क्योंकि ये जो बामर सीरीज है ये एकमात्र सीरीज ऐसी है, इसका जो फ्रीक्वेंसी आती है या इसकी जो एनर्जी आती है ये आती है आपकी किसमें, विजिबल रेंज में। और विजिबल रेंज की अगर एनर्जी आपको मिल रही है या वेवलेंथ आपको मिल रहा है उस रेडिएशन का, तो वो आपको दिखाई देता है अलग अलग कलर्स में। तो इस वजह से यहाँ बामर को सबसे पहले पता चल गया था कि किसी ना किसी तरीके की ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो लाइट इमिट कर रहा है, तो उसके लिए उन्होंने इस इक्वेशन को निकाल के दिया। लेकिन जो चीजें हम देख नहीं सकते या जिन रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते, वो जो सीरीज थी वो बाद में साइंटिस्टों ने देखी कि अकेला एक ही एनर्जी लेवल से, मतलब किसी भी हायर शेल से किसी लोअर शेल में अकेले एक ही तरह का ट्रांजिशन नहीं होता है या एक ही तरह का इमिशन नहीं होता, वो अलग अलग तरीके के इमिशन भी हो सकते हैं। तो जैसे लाइमन सीरीज को अगर हम देखेंगे तो वो अल्ट्रावायलेट रीजन में जाती है, और पार्शियन ब्रैकेट फंड सीरीज को हम देखेंगे तो वो जो है वो इंफ्रारेड रीजन में जाती है। और जो बामर श्रेणी या बामर सीरीज का जो रेडिएशंस है या जो क्या कह सकते हैं, हाँ, रेडिएशंस है, वो विजिबल रेंज में आती है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ एक जो इंपॉर्टेंस था वो ये था कि जो थियोरेटिकली बामर ने एक्सप्लेनेशन दिया था लाइन स्पेक्ट्रम का, कि हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिलता है, वही सेम जो बोर ने अपना मॉडल दिया प्लैंक थ्योरी के बेस पर, उससे भी वही सेम इक्वेशन निकल करके आई और सेम तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे पार्टिकल्स को कि वो किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। एक और इंपॉर्टेंस था या यूजफुलनेस थी बोर मॉडल की, वो ये थी
कि हाइड्रोजन एटम में तो अगर आप बात करें तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आप उस किसी तरह से जो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को एक को मिल रही है तो वहां पर नंबर ऑफ लाइंस नहीं मिलनी चाहिए थी, वहां पे सिर्फ एक ही लाइन मिलनी चाहिए थी, कोई भी एक लाइन मिल जाती। लेकिन आपको पता है कि जो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं वो क्यों मिलती हैं? क्योंकि वहां एक अकेले एटम को एनर्जी प्रोवाइड करना इम्पॉसिबल है कि हम सिर्फ एक एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें, तो वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ एटम्स वहां प्रेजेंट होते हैं और जब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी उन बल्क नंबर में जो मॉलिक्यूल्स वहां हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं रहता, वो सॉरी एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, वो किस फॉर्म में रहता है? वो रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, H2 फॉर्म में रहता है, H फॉर्म में नहीं रहता। ये एटॉमिक फॉर्म है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो इस फॉर्म में जब रहेगा और हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसका ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। और एक मॉलिक्यूल यहाँ होगा भी, यहाँ पर n नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और इतने सारे मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी लेंगे और ये जब ब्रेक होंगे तो वो हाइड्रोजन एटम बनाएंगे, n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बनेंगे और n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। हर हाइड्रोजन एटम के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ n नंबर है, तो इतने सारे नंबर के जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट लेवल की एनर्जी लेकर के एक्साइट होंगे। कोई फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में जाएगा, कोई सेकंड फर्स्ट से थर्ड में जाएगा, कोई फर्स्ट से फिफ्थ में जाएगा, कोई नाइन्थ में जाएगा, कोई 10th में जाएगा और कोई सेकंड से जाएगा, कोई थर्ड से जाएगा और फिर वापस जब इमिट करता हुआ एनर्जी लेकर के होगा क्या कि वो उस पर्टिकुलर जगह पर जब आएगा तो इस तरह की जो सीरीज है वो नंबर ऑफ लाइंस वाली जो सीरीज है वो हमें यहाँ पर मिलेगी। तो जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की जो एनर्जी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी हम यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो बोर मॉडल की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि पहले तो एटम स्टेबल होता है, वो एनर्जी लूज करता हुआ रोटेट नहीं होता न्यूक्लियस के चारों तरफ। दूसरा कि जो लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन दे रहा है वो क्यों दे रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बोर मॉडल से मिल जाती है। और तीसरी ये मिल जाती है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमें जो मिलता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ लाइंस क्यों होती हैं उसका भी जो आंसर है वो बोर मॉडल से हमें मिल जाता है या बोर मॉडल उस चीज को एक्सप्लेन कर देता है। ये सब चीजें होने के बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता था या नहीं कर पाया, तो उन्हें हम बोलते हैं लिमिटेशंस। के बोर मॉडल की कुछ लिमिटेशंस भी थी, उसमें से जो एक लिमिटेशन थी वो ये थी कि बोर मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक जो पार्टिकल्स थे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे कि हाइड्रोजन इटसेल्फ तो है ही, ऐसे ही हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, बोरॉन 4+ एंड सो ऑन। इन सब में आप देखो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। ये सारी की सारी स्पीसीज वो हैं जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ बोरोन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, लेकिन हमने क्या किया 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए इसलिए इस पे 4+ चार्ज आ गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा। ऐसे ही बेरिलियम में 4 होता है इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ लूज कर दिए और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये सारी की सारी जो स्पीसीज हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीसीज थे उनके लाइन स्पेक्ट्रम को तो ये एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स मतलब H2 को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। H2+ को एक्सप्लेन कर देगा, जो H2 मॉलिक्यूल आयन है इसको एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन H2 मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर है तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसका लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। एक और चीज जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो ये कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी एटम पर और वहां पर वो जो लाइंस हमें मिली हैं, ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है
ये वाला जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, इस स्पेक्ट्रम में जो लाइंस हैं, इनको फर्दर आप जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखते हो तो आप देखते हो कि ये लाइंस और लाइंस में डिवाइड हो जाती हैं। मतलब कि इस पर्टिकुलर इस लाइन को ही जब आप फाइन माइक्रोस्कोप से देखते हो और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये लाइन खुद जो है वो कई सारी लाइंस में डिवाइडेड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ज़ीमन इफेक्ट। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो तो यही लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ लाइंस में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है ना। तो ज़ीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों ही इफेक्ट्स के बारे में जो बोर मॉडल है वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि क्यों मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जो लाइंस हैं स्पेक्ट्रल लाइंस वो स्प्लिट हो जाती हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, जो 3 डायमेंशनल मॉडल था एटम का, उसके बारे में नहीं बता पाया, सिर्फ ये 2 डायमेंशनल मॉडल के बारे में ही बता पाया। अब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मॉडल क्या होता है उस पर अगर हम बात करें तो वो ये कुछ इस तरह से, जब आप पेपर पर कोई भी एक एटॉमिक मॉडल को ड्रॉ करते हो तो आप कहते हो कि साहब ये बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक ऑर्बिट होगा और दूसरा ऑर्बिट यहाँ होगा और तीसरा ऑर्बिट यहाँ होगा और इनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर फिल कर देते हो कि साहब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनमें है। तो ये क्या है, ये प्लानर एक मॉडल है। प्लानर मॉडल मतलब एक इस प्लेन में ही है, एक तल में ही इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं घूमते। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं, वो इस तरह का भी ऑर्बिट हो सकता है, वो इस तरह का ऑर्बिट भी हो सकता है, वो इस तरह का ऑर्बिट भी हो सकता है, कि हो सकता है ना। तो ये जो मॉडल है ये आपका 3D मॉडल है। किसी भी दिशा में ये ऑर्बिट्स हो सकते हैं और यहाँ पर फिक्स हमने इस 2D मॉडल में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस प्लेन में ही हम इस ऑर्बिट को शो करते हैं। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं देता या उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका शेप क्या रहेगा, वो मॉलिक्यूल अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन का है तो वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है वो एक लीनियर शेप बना रहा है। अगर हम NH3 की बात करें तो NH3 जो है वो ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बना रहा है। तो मॉलिक्यूल्स किस तरह का शेप बनाता है उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बोर मॉडल से हमें नहीं मिलती है। एक और जो लिमिटेशन हमें नहीं मिलती वो ये है कि जो डी ब्रॉई ने अपना एक डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट दिया और हाइजेनबर्ग ने, जो हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो इनके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट नेचर के हैं या वो वेव नेचर, मतलब वेव नेचर या पार्टिकल नेचर के हैं, किस तरह के हैं। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है कि साहब हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ एक पर्टिकुलर टाइम पर बिल्कुल क्या कह सकते हैं प्रेसाइसली हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये उन 2 कॉन्सेप्ट्स को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और एक चीज और जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये कि जब हम हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है ना, जो जब हम इसका ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास में है, ये जो लाइन स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं, इसका जो फाइन स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इस फाइन स्ट्रक्चर में ये कई सारी लाइंस में डिवाइडेड है। हालांकि इसका थोड़ा सा जवाब उसने दिया था कि जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक एटम नहीं है, वहां पे काफी सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो वो ब्रेक हो जाते हैं और फिर वहां पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और उन नंबर ऑफ एटम्स के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो बहुत सारी लाइंस को वहां पर शो करता है। लेकिन वो एक सही एग्जाम्पल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात ना करें, अगर हम सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल पर भी अगर हम बात करते हैं तो भी जो फाइन स्ट्रक्चर है वो जब हम देखते हैं तो वो लाइन कई सारी लाइंस में डिवाइडेड रहती है। अब वो लाइन क्यों इतनी सारी लाइंस में डिवाइडेड रहती है उसका कोई एक्सप्लेनेशन फिर बोर वहां पर नहीं दे पाया। और एक जो सबसे खास बात थी वो भी बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि एटम जो है वो किस तरह से रेडिएशंस जो है देते हैं, उनमें रेडिएशंस क्यों वो दिए जाते हैं। मतलब कि जब वो हायर एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल में जब आता है या जाता है तो किस तरह से रेडिएशंस जो हैं वो वहां पर मतलब रेडिएशंस क्यों होते हैं,
क्यों आते हैं, वो क्यों इमिट कर रहा है, क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है, किस तरीके से इमिट कर रहा है, तो इस बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन जो बोर मॉडल था उसके पास नहीं था। तो इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट सामने आए और उन्होंने क्या किया, बोर मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। उन्होंने कहा बोर ने अपनी बातें जितनी भी कही हैं वो सारी की सारी बातें ठीक है, लेकिन उन्होंने उस थ्योरी में, जो बोर की जो एटॉमिक मॉडल थ्योरी थी, उसमें थोड़ा सा क्या किया, इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उस थ्योरी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके जब बोर ने अपने 1913 में थ्योरी दी थी, 1913 में सोमरफील्ड ने क्या किया, 1915 में एक एक्सटेंशन थ्योरी दी बोर मॉडल पर। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, वो स्फेरिकल शेप में नहीं घूमते। जैसे ये स्फेरिकल शेप कि ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों तरफ स्फेरिकल शेप में ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जब रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो एक सिंगल शार्प लाइन में नहीं, बल्कि जब हम इसको हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कई सारी फाइन स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्फेरिकल लाइंस में ना घूम करके कुछ इलिप्टिकल लाइंस में घूमता है, इस तरीके से घूमता है, कुछ इलेक्ट्रिक क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल ना होकर के इलिप्टिकल पाथ जो है उस पाथ में घूमता है। और इलिप्टिकल पाथ अगर ये है और ये स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल और इलिप्टिकल में उन्होंने इसको समझाया, स्फेरिकल और ये इलिप्टिकल, इस पाथ को उन्होंने समझाया और उन्होंने कहा कि अगर हम यहां पर किसी भी सिचुएशन में देखें, चाहे इलेक्ट्रॉन यहां पर है, फिर घूम करके वो यहां पहुंच गया, फिर घूम करके यहां पहुंच गया, फिर घूम करके यहां पहुंच गया, किसी भी स्थिति में जो रेडियस की जो वैल्यू है, ये जो आर की जो वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। चाहे वो ये आर हो या ये R1 हो, ये R3 R2 हो, R3 हो, मतलब कोई सी भी जगह पर आप उस इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। मतलब R जो है वो हमेशा क्या आती है, सेम आती है। और जो एंगल है थीटा, कि कितना मुड़ गया ये, कितना, अब ये यहां था, अब ये यहां आ गया, अब ये यहां आ गया, तो जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये थीटा जो एंगल है, ये बदलता रहता है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन इलिप्टिकल शेप में उन्होंने कहा, इलिप्टिकल शेप में कभी भी अगर यहां पर रेडियस देखेंगे तो कुछ और आएगा, यहां रेडियस देखेंगे कुछ और आएगा, यहां रेडियस देखेंगे कुछ और आएगा, यहां आएगा तो कुछ और आएगा। मतलब रेडियस हमेशा क्या होता रहता है, चेंज होता है। और जो थीटा की जो वैल्यू है, ये जो थीटा की जो वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। मतलब रेडियस भी चेंज हो रहा है और जो थीटा है वो भी चेंज हो रहा है। और हमें पता है स्फेरिकल पाथ में अगर आर सेम है तो केवल जो एंगल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी, जो हम निकाल रहे थे कि साहब, जो mv r इक्वल्स टू nh/2π, तो ये जितने भी वेव्स वो बना रहा है, वो n नंबर ऑफ वेव्स वहां पर होंगी, तो उस ऑर्बिट में वो घूमता है और n पर डिपेंड करता है। अगर वो n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इलिप्टिकल पाथ में देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं r भी चेंज हो रहा है और जो थीटा है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होगा, बल्कि वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो दो कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा। पहला कंपोनेंट क्या होगा, पहला कंपोनेंट वो होगा जो क्या है, रेडियल कंपोनेंट।